हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स का वन शॉट वीडियो लेक्चर सीरीज। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव का वन शॉट वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया था। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ one short video lecture of chapter number 4, that is application of derivative। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के मैं पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट, पूरे फॉर्मूले एंड एक्सरसाइज 4.1 से लेके 4.4 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उस सब का सॉल्यूशन विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज के सम्स आपको सॉल्व करके बताता हूं। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट कॉन्सेप्ट है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल। बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपको स्टडी करना है, एक तो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसके बाद आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, उसके बाद आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा का प्रॉब्लम, एंड देन आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स। इतना कॉन्सेप्ट है, इतना अगर आपको आ गया तो ये 10 मार्क्स का पूरा इसका वेटेज है। आप इजीली 10 मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में कवर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है। सो देखो आई एम राइटिंग हियर, इफ सपोज y इज इक्वल टू f ऑफ x बी द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। तो सपोज ये कर्व का इक्वेशन है, बी द इक्वेशन ऑफ अ कर्व, देन स्लोप एट अ पॉइंट, then slope at a point x1 comma y1 is given by dy upon dx at x1 comma y1। यानी कि जो भी हमें कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा उसको सिंपली आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद जो आपको x और y जो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा उसे सब्स्टिट्यूट करना है और आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा इजीली। सेकंड होता है एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज गिवन बाय, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप कैसे हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, -1 अपॉन dy बाय dx एट x1 कॉमा y1। सिंपली आपको जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसे डिफरेंशिएट करके निकालना है। डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन आएगा उसमें आपको x और y कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी कि x1 y1 वैल्यू पुट करना है। उसके बाद अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन निकालना है सिंपली फॉर्मूला है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आप डायरेक्टली लिख सकते हो -1 अपॉन dy बाई dx, या हम उसे बोलेंगे -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये देखो है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय dy अपॉन dx एट x1 कॉमा y1 एंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज गिवन बाय -1 अपॉन dy बाय dx एट x1 कॉमा y1। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट आता है इक्वेशन। सेकंड कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ, पहले हम देख लेते हैं टेंजेंट लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि dy बाई dx एट x1 कॉमा y1, और यहाँ पे इनटू आएगा x माइनस x1। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx एट x1 कॉमा y1 इंटू x माइनस x1। सिंपली अगर हम इसे बोलेंगे तो y माइनस y1 क्या है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, दिया रहेगा y कोऑर्डिनेट, इज इक्वल टू dy अपॉन dx क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1 क्या है, कोऑर्डिनेट है x का।
तो ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इजीली मिल जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। देखो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे, सेम वे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, अब आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन यानी कि -1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स एट x1 कॉमा y1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है। तो एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, when two lines are parallel their slopes are always equal, their slopes are equal, ठीक है। तो सपोज दो लाइन है L1 एंड L2, लाइन L1 का सपोज स्लोप M1 है और लाइन M2 का जो है स्लोप M2 है और लाइन L2 का स्लोप M2 है और दोनों भी लाइन L1 एंड M2 पैरेलल है। तो व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि M1 इक्वल टू M2 आ जाएगा, वेयर M1 एंड M2 आर द स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस। तो जस्ट ध्यान में रखो कि व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। एक और कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू -1 होता है। तो जब दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहेगा तो दोनों लाइन का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज इक्वल टू -1 आएगा। अगर आपको एक लाइन का स्लोप दिया है तो दूसरे लाइन का स्लोप आप इजीली निकाल सकते हो -1 अपॉन करके, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, equation of tangent line, equation of normal line, when the two lines are parallel their slopes are equal, when the two lines are perpendicular multiplication of their slope is always equal to -1। इतना कॉन्सेप्ट यूज करके हम एक्सरसाइज 4.1 बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो मैं एक्सरसाइज 4.1 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। तो देखो मैंने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट्स ऑन इट। तो हमें जो कर्व का इक्वेशन दिया है उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। देखो सेकंड सब क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² + 3y² इज इक्वल टू 5 एट 1,1। तो ये जो एट 1,1 दिया है ना वो पॉइंट है कर्व के ऊपर, यानी कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट x1 जो है 1 है और y कोऑर्डिनेट यानी कि जो y1 है वो भी हमें यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन रहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो देखो हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो राइट डाउन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जो भी हमें इक्वेशन दिया रहेगा कर्व का उसे हम डिफरेंशिएट करके सिंपली वहां से dy/dx पहले निकालेंगे। तो देखो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो 2 तो एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x² होता है 2x, मालूम है आपको। 3 एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ y² होता है 2y और यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाइड बाय dy/dx इज इक्वल टू 5 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा देखो आपका 4x + 3 2 6y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें dy/dx निकालना है। तो ये जो देखो आपका 6y dy/dx को यहाँ पर ही रखो और ये +4x को शिफ्ट कर दो तो -4x हो जाएगा। वहाँ पर हमें निकालना है dy/dx, ठीक है। दिस इज इक्वल टू -4x, 6y यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे आकर के हो जाएगा डिवाइड। कैंसिल कर सकते हो आप इसे, आप लिख सकते हो 2 2 4 और देखो 2 3 6। तो यहाँ पर हो गया हमारा dy/dx कितना मिल गया है, -2x अपॉन देखो यहाँ पे 3y मिल गया है। लेकिन हमें dy/dx निकालना है एट द गिवन पॉइंट 1,1 निकालना है, ठीक है। तो अभी हम स्लोप निकाल देंगे। देखो dy/dx एट
x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। तो जहाँ पर x है वहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करो, जहाँ पर y है वहाँ पे भी 1 सब्स्टिट्यूट करो। तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आपको कितना मिल जाएगा -2/3। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिल गया है -2/3। अभी हम निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल देंगे। देखो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन का फॉर्मूला है -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ये फॉर्मूला है। स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो ये हो जाएगा आपका, देखो -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, -2/3 है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2/3 है तो 3 ऊपर जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा। देखो आपका 3/2 हो जाएगा। ये हो गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। दिस स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी हो गया। देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला आपको पता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या दिया है, dy/dx एट x1, y1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। सिंपली वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा y माइनस y1 मीन्स y कोऑर्डिनेट, x1 1 है, y1 1 है। तो यहाँ पे लिख दो 1 इज इक्वल टू, स्लोप कितना निकाला हमने टेंजेंट का, -2/3। तो लिखो -2/3 इनटू x माइनस x1 कितना है, 1 है, जो पॉइंट आपको दिया है 1। अब इसे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज यहाँ पर 3 है तो 3 को यहाँ पे लाओगे तो y -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू वाई, देखो 3y हो जाएगा, -3 1 जा 3 इज इक्वल टू -2 से ब्रैकेट ओपन कर दो, -2x माइनस माइनस, देखो यहाँ पे +2 हो जाएगा। सबको रीअरेंज कर दो, यहाँ पर लेकर के आओ, -2x यहाँ पे आएगा तो वो हो जाएगा आपका, देखो +2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो +3y ऑलरेडी है, -3 है इधर तो -3, +2 यहाँ पे आएगा तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो 2x + 3y - 5 = 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लिखेंगे हम लोग विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एग्जैक्टली सेम वे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड आउट करेंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1,1 इज गिवन बाय, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन होता है -1/dy/dx एट x1, y1 इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला हमारे पास है। ये हो जाएगा, देखो आपका y माइनस y1 पता है आपको 1 है यहाँ पर, इज इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने पहले, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो हमने पहले से निकाला हुआ है। देखो ये होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल देखो पहले से निकाला है, कितना है 3/2 है। तो यहाँ पर आप सिंपली 3/2 लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को हम यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2y माइनस 2 1 2 इज इक्वल टू 3 से ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 1 3, सबको रीअरेंज कर दो। तो 3x को इधर लेकर के आ जाओ, ये हो जाएगा 3x, और ये देखो +2y है, -2 है, ये +3 है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस इज 3x +3x, यहाँ पे आएगा तो -3x होगा, ठीक है। तो -3x और ये देखो +2y है, ये +1 हो जाएगा, 0 हो गया। ये लिखा तो भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे x जो है नेगेटिव में आ रहा है, हम उसे पॉजिटिव कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस। तो दोनों साइड अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका +3x, ये हो जाएगा -2y, और ये -1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यहाँ पे आप लिखोगे विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये सम देखो फाइनली सॉल्व हो गया है। वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। तो कर्व का इक्वेशन दिया है और यहाँ पर ये भी लिखा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये भी आपको दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन। और हमें देखो यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है, तो पॉइंट आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें देखो यहाँ पे कर्व का इक्वेशन दिया है, ठीक है, बट हमें पॉइंट नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, अज्यूम करना पड़ेगा आपको, लेट P x1, y1 be any point, let P x1, y1 be any point on the curve, any point on the curve। और कर्व क्या दिया है, y इज इक्वल टू 3x² माइनस 3x माइनस 5, ये कर्व का इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं दिया है, हमने अज्यूम किया लेट P x1, y1 बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो पॉइंट P x1, y1 ये कर्व के ऊपर लाइज है, यानी कि कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। दैट मीन्स हम y का वैल्यू क्या पुट करेंगे, x1, हम y का वैल्यू पुट करेंगे y1 और x का वैल्यू पुट करेंगे x1। तो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर आप लिख सकते हो y1 इज इक्वल टू 3x1 का स्क्वायर माइनस 3x1 और ये माइनस 5, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, हम इसे बाद में यूटिलाइज करेंगे। अब देखो यहाँ पे कर्व का इक्वेशन दिया है, हमें स्लोप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो स्लोप यहाँ पर, सिंस हमें कर्व का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 3x² माइनस 3x माइनस 5, तो हमें स्लोप निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना होता है कर्व के इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x² का डेरिवेटिव, x² का 2x होगा, तो ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, माइनस 3x का 3 आएगा, माइनस 5 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं स्लोप एट गिवन पॉइंट क्या आता है। सो dy अपॉन dx एट पॉइंट x1, y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 इंटू x के प्लेस पे x1 लिख दो और ये -3। ठीक है, तो y1 तो यहाँ पे दिया ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे y तो है ही नहीं, तो 6x1 -3 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो हमें क्या मिल गया है, 6x1 -3, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिल गया है। उसके बाद क्वेश्चन देखो हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। तो जो गिवन टेंजेंट है वो गिवन लाइन के पैरेलल है, और लाइन क्या दिया है, सिंस यहाँ पे लाइन इज, क्या लाइन का इक्वेशन देखो आपको दिया है 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल, ये लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, इस इक्वेशन को आप ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करोगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ डिटेल में, कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। a का वैल्यू कितना आएगा 3, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू 1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास है -a अपॉन बी, ये फॉर्मूला आपके पास है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा आपका +3 अपॉन 1 यानी कि 3 हो जाएगा। स्लोप ऑफ गिवन लाइन 3 हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देयरफॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू 3, और इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 3। आप क्वेश्चन में दिया है कि जो गिवन लाइन है और जो टेंजेंट है वो दोनों पैरेलल है। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस टेंजेंट इज पैरेलल, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन। जो टेंजेंट है वो गिवन लाइन के पैरेलल है, एंड व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था, 6x1 -3 था, और देखो यहाँ पे जो गिवन लाइन है उसका स्लोप कितना मिला है हमें 3, तो ये इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 आप लिख सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि जब दो लाइन पैरेलल होगा तो उनका स्लोप इक्वल होता है। तो गिवन जो लाइन है और जो टेंजेंट है वो दोनों पैरेलल है।
टेंजेंट लाइन एंड गिवन लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स 6x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ से क्या वैल्यू मिलता है। 6x1 इज इक्वल टू ये 3 है, माइनस 3 को वहाँ पे शिफ्ट करो, प्लस 3 हो जाएगा। तो ये देखो 6x1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो x1 का वैल्यू देखो 6/6 1 हो जाएगा। तीसरे एक्चुअली हमें पहले पॉइंट फाइंड आउट करना है x1 y1, क्योंकि जब तक पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं मिलने वाला है। x1 का वैल्यू 1 हो गया। अब ये x1 का वैल्यू 1 हम यहाँ से x2 बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि x1 का वैल्यू 1 हम यहाँ से y1 बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। x1 का वैल्यू 1 ना इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ पुट x1 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ये आपका देखो इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू 3 इंटू जहाँ पे x1 है वहाँ पर आपको लिखना है स्क्वायर ना, 1 का स्क्वायर। फिर देखो -3 x1 के प्लेस पे 1 और ये देखो -5 कितना आता है देख लेते हैं हम लोग। y1 इक्वल टू ये 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 3 - 3 0 हो जाएगा, यानी कि -5 आएगा। तो y1 इज इक्वल टू -5 आएगा। देखो पॉइंट आपको मिल गया है, x1, y1 आपको पॉइंट मिल गया है। तो देयरफॉर पॉइंट P x का वैल्यू कितना आ गया है 1, x1 1 और y1 कितना हो गया -5। एक बार आपको पॉइंट मिल गया है तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं देखो फाइंड आउट करता हूं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय फॉर्मूला आपको पता ही है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो ये जगह देखो y माइनस y1 कितना मिला है, देखो -5 है, इज इक्वल टू स्लोप कितना मिला हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ गिवन लाइन सेम है, तो कितना मिला है वो 3 मिला हुआ है हमें। तो dy/dx क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि स्लोप ऑफ गिवन लाइन है, और जबकि स्लोप ऑफ गिवन लाइन हमें कितना मिला हुआ है, देखो यहाँ पर 3 मिला हुआ है। तो ये हो जाएगा देखो आपका 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1, x1 कितना यहाँ पे 1 है देखो, ठीक है। y1 -5 था, x1 यहाँ पर 1 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 मिला हुआ है। तो कितना हो जाएगा देखो आपका ये y प्लस 5 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करो 3x माइनस रीअरेंज कर दो, ये हो जाएगा -3x प्लस y और ये देखो +5 और ये +3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका -3x प्लस y और 5 + 3 + 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा +3x minus y minus 8 equal to 0. So this is the required equation of the tangent 3x minus y minus 8 equal to 0. अभी हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैं तो यहाँ पे निकालता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको निकालना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज गिवन बाय इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज गिवन बाय फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 हमें कितना मिला देख लो बच्चों, यहाँ पे y1 हमें यहाँ पे -5 मिला है, तो लिख दो -5 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है जो कि हमें मिला हुआ है 3, और ब्रैकेट में देखो x माइनस x1 कितना मिला है हमें यहाँ पे, x1 हमें मिला हुआ है 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका y प्लस 5 इज इक्वल टू -1/3 इंटू x माइनस x1। 3 अपॉन में है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा देखो वो, तो 3 इंटू वाई देखो 3y हो जाएगा, प्लस 3 5 15 हो जाएगा, माइनस x से ब्रैकेट ओपन कर दो -1 से, तो -x और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर लेकर के आ जाओ इसको, तो x प्लस 3y ये प्लस 15 है, प्लस 1 यहाँ पे आएगा तो -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x प्लस 3y और ये देखो प्लस 14 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दोनों भी सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। सिस्टमैटिकली आपको सॉल्व करते जाना है, क्वेश्चन को समझ करके लेना है, सॉल्व करते जाओगे तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और ये टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क के लिए एक्सपेक्टेड रहता है।
एक्सरसाइज 4.1 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 4.2। लेकिन एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने के पहले मैं आपको उसका जो कॉन्सेप्ट है और जो फॉर्मूला है वो मैं आपको एक बार सिखा देता हूं। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 4.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मैं देखो यहां पे लिखता हूं increasing and decreasing function। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो हम यहां पे लिखेंगे अ फंक्शन f of x is said, a function f of x is said to be, a function f of x is said to be increasing if f dash of x is greater than 0। यानी कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब मोर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगा। एंड मैं देखो यहां पे लिख रहा हूं इट इज डिक्रीजिंग इफ f डैश ऑफ x इज लेसर देन 0। तो गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 से कम आएगा यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। बहुत ही आसान है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डिसाइड करना है तो जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा या कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा उससे आप डिफरेंशिएट करोगे एक बार, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगा अगर वो नेगेटिव वैल्यू आता है यानी कि लेस देन 0 आता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और अगर डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है यानी कि मोर देन 0 मिल रहा है, दैट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पे हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो मैंने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो मैंने यहाँ पे देखो सेकंड सब क्वेश्चन लिया हुआ है। फंक्शन आपको दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है एंड x नॉट इक्वल टू 0। तो जब भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आपको टेस्ट करना है, चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले गिवन फंक्शन को हम वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ सिंस f ऑफ x क्या दिया है, देखो आपको यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन x दिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। f ऑफ x का डेरिवेटिव आपको मालूम है f डैश ऑफ x, ये सिंबल होता है। राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है, दोनों का हम अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे। x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है माइनस 1 अपॉन x का डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। सो ये हो जाएगा देखो आपका f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये देखो हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x का वैल्यू तो आपको दिया नहीं है, यहाँ पे मेंशन किया है कि x क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है बट x नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पर देखो लिखा है सिंस x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 0। तो x यहाँ पे रियल नंबर है बट नॉट इक्वल टू 0 है, तो रियल नंबर का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो रियल नंबर पॉजिटिव रहेगा तो x का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स 1 अपॉन x का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर x स्क्वायर इज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। तो x का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा, और अगर आप इसका रेसिप्रोकल लोगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो भी पॉजिटिव ही आता है। पॉजिटिव रियल नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव आता है, जैसे कि मैंने बोला 2 अगर मोर देन 0 है तो 1 अपॉन 2 भी मोर देन 0 होगा। 5 अगर मोर देन 0 है तो 1 अपॉन 5 भी मोर देन 0 होगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी मोर देन 0 होगा। अब इस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में अगर मैं 1 को ऐड कर दूं तो भी वो मोर देन 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा।
देखो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि 1 + 1/x² मोर देन 0 हो गया, यानी कि f डैश ऑफ x मोर देन 0 हो गया। तो आप लिखोगे देयरफॉर f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0। और मैंने आपको डेफिनेशन दिया है कि अगर f डैश ऑफ x यानी कि डेरिवेटिव जो है अगर मोर देन 0 आता है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय डेफिनेशन f of x is an increasing function of f of x is an increasing function। बस इतना ही आपको करना है, हमें सिर्फ टेस्ट करना था, वेरीफाई करना था कि गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। नाउ सी देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सच दैट f of x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है सच दैट f of x इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसमें हमें टेस्ट करना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ पर आपको फंक्शन ऑलरेडी इंक्रीजिंग दिया है तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल, देखो ये हम गिवन थिंग से स्टार्ट करेंगे। सिंस हमें फंक्शन देखो क्या दिया है, f of x = x² + 2x - 5। देखो हमें ये फंक्शन दिया हुआ है। अब ये फंक्शन पहले से ही इंक्रीजिंग है, तो जब भी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, दैट मीन्स आपको एक बार पहले उसको डिफरेंशिएट कर लेना है। सो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। f of x का डेरिवेटिव देखो f डैश ऑफ x आएगा, x² का 2x आएगा, 2x का 2 आएगा और -5 का 0 आ गया। ये f डैश ऑफ x है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, सिंस f of x इज इंक्रीजिंग दिया हुआ है, ठीक है, f of x इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर क्या लिखोगे, f डैश ऑफ x क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव मोर देन 0 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर। अब जहाँ पे f डैश ऑफ x है वहाँ पे क्या लिखना है आपको, 2x + 2 लिखना है। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2x + 2 और ये देखो ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन +2, वहाँ पे जाएगा तो -2 हो जाएगा। हमें x का वैल्यू चाहिए तो x ग्रेटर देन देखो -2, 2 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -1। दैट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ x इज ग्रेटर देन -1। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x मोर देन -1 का मतलब होता है कि x का जो वैल्यू है x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के क्या आएगा, इनफाइनाइट तक आएगा, पॉजिटिव तक आएगा। अगर आप नंबर लाइन पे चेक करोगे ना तो x ग्रेटर देन -1, x का वैल्यू -1 से लेके पूरा पॉजिटिव वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगा। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -1, इन्फिनिटी हम यहाँ पे लिखते हैं। तो आप यहाँ फाइनल आंसर लिखोगे, देयरफॉर f of x is increasing function, f of x is increasing function if x is greater than -1, that is x belongs to -1, infinity। ये फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया बच्चों। ना जो क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सच दैट f of x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसके पहले था फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट f of x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पर आपको दिया है सेम जस्ट उल्टा है, फंक्शन डिक्रीजिंग है और हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एग्जैक्टली सेम वे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं देखो लिखता हूँ यहाँ पर सॉल्यूशन, गिवन थिंग से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस f of x इज, ठीक है, हमें यहाँ पर दिया है देखो f of x = x⁴ - 2x³ + 1। तो सबसे पहले हमें इसे एक बार डिफरेंशिएट कर लेना है। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। f of x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x होता है। राइट हैंड साइड में 3 टर्म्स है, तीनों को डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। x⁴ का डेरिवेटिव आएगा 4x�3 हो जाएगा, -2 वैसे ही रहेगा। x�3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² और +1 का होता है 0। ये कितना हो जाएगा देखो आपका 4x³ - 3 2 6x² हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा f डैश ऑफ x हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है हमें क्वेश्चन में दिया है सिंस f of x इज डिक्रीजिंग फंक्शन।
तो ये हमें क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया है और x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन एंड व्हेन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग देयरफॉर क्या लिखोगे, f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 होता है बाय डेफिनेशन। f डैश ऑफ x का वैल्यू क्या दिया है, 4x क्यूब है माइनस 6x स्क्वायर है लेस देन 0। सिंप्लीफाई करेंगे इजीली आपको आंसर मिलेगा। देखो ये 4x क्यूब को मैं यहाँ पे रखता हूँ लेस देन, माइनस 6x स्क्वायर को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पर x रेज टू 3 है राइट, और यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आएगा तो वो देखो डिवाइड हो जाएगा लेस देन, यहाँ पर 6 है, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे जाएगा तो 4 डिवाइड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 3 कैंसिल होगा तो x बचेगा यहाँ पे, तो x लेस देन 6/4 को रेड्यूस कर दो, 2 3 और ये देखो 2 2 तो आपका आंसर यही आएगा, x का वैल्यू लेस देन 3/2 होगा। लेस देन 3/2 का मतलब होता है, अभी देखो 3/2 मतलब 1.5 होगा, तो x का वैल्यू 1.5 कोई भी रियल वैल्यू होगा मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है। दैट मीन्स आपका आंसर आएगा, आप लिख सकते हो दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ टू, आप लिख सकते हो 3/2 दिस वे, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो फाइनल आंसर लिखोगे देयरफॉर यहाँ पे लिखोगे इफ x बिलोंग्स टू -∞, 3/2 देन f of x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये देखो हमारा आंसर आ गया, सम सॉल्व हो गया आपका। तो एक्सरसाइज 4.2 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। अब मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 4.3, बट एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करने के पहले भी मैं आपको जो बेसिक फॉर्मूले उसके हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको एक बार अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.3 में बेसिकली आपको स्टडी करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिमा का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमा का मतलब होता है मिनिमम फंक्शन कब होता है। सो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए देखो स्टेप है आपके पास, मैं लिखता हूँ स्टेप 1। जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा f ऑफ x, पहले आपको वो लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, फाइंड f डैश x। जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा उसका हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फर्स्ट स्टेप में, ये स्टेप 1 होता है। स्टेप 2 में देखो आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको फाइंड आउट करना है फाइंड f डबल डैश ऑफ x, यानी कि जो आपने f डैश x निकाला है उसको आप फिर से यानी कि रीडिफरेंशिएट करोगे और वहां से आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे। अब देखो स्टेप 3 है, स्टेप 3 आपको ध्यान में रखना है, पुट f डैश ऑफ x ऑलवेज इक्वल टू 0। कोई भी क्वेश्चन रहेगा f डैश ऑफ x इक्वल टू आपको 0 लेना है, इक्वेशन बनेगा उसे सॉल्व करके आपको वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पुट f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 एंड फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ये आपका स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। अब देखो स्टेप 4 में क्या है, स्टेप 4 में आपको करना है पुट वैल्यू ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3, पुट वैल्यू ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 पुट वैल्यू ऑफ x इन f डबल डैश ऑफ x, जो कि स्टेप 2 में है। तो स्टेप 3 में जो भी आपको x का वैल्यू मिलेगा उसे आपको स्टेप 2 यानी कि f डबल डैश ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद लिखोगे यहाँ पे इफ f डबल डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, इफ f डबल डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 देन द फंक्शन इज मिनिमा आएगा, ध्यान में रखना मिनिमा, या उसे आप बोल दो मिनिमम।
तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, मोर देन 0 आता है, तो फंक्शन जो है मिनिमा है, यानी कि मिनिमम है। एंड यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ, इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 आएगा तो आप लिखोगे देन फंक्शन इज मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम आएगा। और एक और स्टेप होता है स्टेप 4, देखो लास्ट का स्टेप है स्टेप 5 है। स्टेप 5 में अगर क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू बोला है तो आपको स्टेप 5 भी यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज जस्ट अगर आपको बोला है कि चेक वेदर द फंक्शन इज मैक्सिमा और मिनिमा तो स्टेप 4 तक स्टॉप हो जाने का। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज या तो लिखा है फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू तो फिर आपको स्टेप 5 को यूज करना है। तो स्टेप 5 में क्या करना है, पुट वैल्यूज ऑफ x इन ओरिजिनल फंक्शन, put values of x in original function f of x to get maximum and minimum value, to get maximum and minimum value। ये 5 स्टेप है। तो ये टाइप का जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड रहेगा। आपको देखने में स्टेप्स बड़े लग रहे हैं बट बहुत ही सिंपल है। एक बार मैं आपको शॉर्ट में देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा, सबसे पहले उसको एक बार डिफरेंशिएट करके एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। उसके बाद आपको अगेन डिफरेंशिएट करना है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स जो मिला है डेरिवेटिव उसको इक्वल टू 0 ऑलवेज सब्स्टिट्यूट करना है। वहां से आपको एक्स का एक वैल्यू मिलेगा या तो मैक्सिमम 2 वैल्यू मिलेगा, 3 वैल्यू नहीं मिलता है। उसके बाद में स्टेप 4 में क्या है, देखो पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स। एक्स का जो भी वैल्यू स्टेप 3 में मिला है उसे हम स्टेप 2 यानी कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आता है यानी कि मोर देन 0 आता है तो गिवन फंक्शन इज मिनिमा आएगा। एंड इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यू आता है तो फंक्शन आपका जो है मैक्सिमा रहेगा। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू तो आपको स्टेप 5 भी करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 इन ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू गेट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। बहुत ही आसान है। इसके बेस पे अब हम एक्सरसाइज 4.3 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। सो देखो मैंने यहां पर एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। क्वेश्चन है डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मैंने देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिया हुआ है। फंक्शन हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई लॉग एक्स। तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ये हो जाएगा, देखो आपका एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स आपको फंक्शन दिया है, यानी कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा यानी कि वहां पर u इंटू वी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हमें अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन होता है इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये रूल है। तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स होता है प्लस ये देखो लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया और आपको यहाँ पर मिल रहा है 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये हो गया देखो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। फिर से डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1 अपॉन एक्स होता है। तो देखो हमें यहाँ पर मिल चुका है एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स मिल गया। तो ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और एफ डैश ऑफ एक्स हमें कितना मिला है, एफ डैश ऑफ एक्स में मिला है 1 प्लस लॉग एक्स। तो 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से ट्राई करेंगे कि हमें यहाँ पर एक्स का वैल्यू मिल जाए। बहुत ही सिंपल है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ log x इज इक्वल टू प्लस और वहाँ पे शिफ्ट होगा तो देखो -1 हो जाएगा।
और हमें ये भी देखो पता है log x इज इक्वल टू -1 हो गया ये। अब मैं माइनस देखो वैसे ही रखता हूँ और 1 को मैं लिख सकता हूँ log e। क्यों मैंने ऐसे लिखा log e? क्योंकि log e का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। ये हो जाएगा देखो आपका log x इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस है मतलब हम -1 भी ले सकते हैं। -1 से मल्टीप्लाई करो या 1 से मल्टीप्लाई करो, सेम थिंग होता है वो। -1 से मल्टीप्लाई करो या माइनस से मल्टीप्लाई करो, दैट इज सेम थिंग। ये हो जाएगा देखो आपका log e हो जाएगा, -1 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो e के पावर में चला जाएगा वो, तो e⁻⁻1 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? सो दैट दोनों साइड का log कंपेयर हो जाएगा और आपको देखो x का वैल्यू मिल जाएगा कितना, e⁻⁻1। इसका मीनिंग हो गया x का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/e। e⁻⁻1 का मतलब 1/e होता है, रेसिप्रोकल है ये देखो आपको x का वैल्यू मिल चुका है। तो हमारा जो स्टेप 3 था वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें चेक करना है स्टेप 4 में फंक्शन मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1/e इन f" ऑफ x। यहाँ से आपको समझेगा फंक्शन मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो f" ऑफ x क्या दिया देखो, सिंस f" ऑफ x कितना दिया चेक कर लो, f" ऑफ x आपको 1/x दिया हुआ है। तो ये देखो f" ऑफ, जहाँ पे x है वहाँ पे आपको 1/e लिखना है, तो 1/ वैसे रहेगा, x के प्लेस पे आपको 1/e लिखना है। तो 1/1/e, e ऊपर चला जाएगा, तो देखो ये e हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, f" ऑफ 1/e, देखो e मिला है। e जो है वो एक इरेशनल नंबर है, पॉजिटिव इरेशनल नंबर है, इसका वैल्यू होता है 2.71828 अप्रॉक्सीमेटली, ऐसे होता है। तो ये देखो पॉजिटिव वैल्यू हो गया, दैट मीन्स f" ऑफ 1/e क्या मिला, पॉजिटिव मिल गया है। तो बाय डेफिनेशन फंक्शन इज मिनिमा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर f ऑफ x इज मिनिमा, f ऑफ x इज मिनिमा एट x इज इक्वल टू कितना मिला था, 1/e। तो जब भी x का वैल्यू 1/e रहेगा तो गिवन फंक्शन क्या होगा, वो मिनिमा यानी कि मिनिमम होगा। अब हमें मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, टू फाइंड मिनिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 1/e इन ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x। तो x का जो वैल्यू 1/e मिला है उसे हम ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x में पुट करेंगे। देखो यहाँ पे f ऑफ x है, तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे f ऑफ 1/e x का वैल्यू, और ये देखो 1/e इंटू log ऑफ x का वैल्यू 1/e। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर मिलेगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/e वैसे रहेगा मल्टीप्लाइड बाय log 1/e है ना, तो आप देखो इसको log ऑफ e⁻⁻1 भी लिख सकते हो दिस में। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 1/e मल्टीप्लाइड बाय -1 पावर में है, यहाँ पर आकर के इंटू हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा देखो आपका log e। सो ये हो जाएगा -1/e, log e का वैल्यू 1 होता है यानी कि -1/e मिलेगा। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1/e इज -1/e। ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया है 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 3 है अ मेटल वायर ऑफ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, फाइंड इट्स डायमेंशन व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे 36 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो वायर है, मेटल वायर है, और उसको बेंड करके रेक्टेंगल फॉर्म करना है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है उसका डायमेंशन मतलब उसका लेंथ और ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करना है, सो दैट जो रेक्टेंगल होगा उसका एरिया मैक्सिमम होगा। बहुत ईजी है, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं लेट x बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल and y be the breadth of rectangle. Let x be the length and y be the breadth of a rectangle. Therefore आपको मालूम है टोटल लेंथ हमें 36 दिया है, तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। देखो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितना लिया हमने x, ब्रेड्थ क्या लिया y, और यहाँ पे टोटल लेंथ मतलब उसका पेरीमीटर हो गया 36। यहाँ से लाके 2 को डिवाइड कर दो, देखो 18 हो जाएगा।
इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो आपको यहाँ से मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, या फिर y इक्वल टू आप लिख सकते हो 18 माइनस एक्स, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। हमें एरिया को मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ लेट f ऑफ x बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेट f ऑफ x विद द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो फॉर्मूला आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, f ऑफ x इज इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेंथ x है और ब्रेड्थ y है, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय y के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 18 माइनस एक्स, देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये हो जाएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा देखो f ऑफ x एरिया हो गया ये। अब एरिया को मैक्सिमा करना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो देखो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो f डैश ऑफ x कितना मिलेगा 18x का डेरिवेटिव 18 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x आएगा। हम फाइंड आउट करेंगे f डबल डैश ऑफ x, तो कितना हो जाएगा 18 का 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, माइनस 2x का माइनस 2 हो जाएगा। स्टेप होता है पुट f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, तो f डैश ऑफ x कितना मिला है देखो हमें यहाँ पर 18 माइनस 2x, तो 18 माइनस 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा दिस वे। तो यहाँ से आपको मिलेगा 18 इज इक्वल टू 2x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 18/2 देखो 9 हो जाएगा, x का वैल्यू 9 हो गया। अभी हम चेक करेंगे फंक्शन मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो मैं देखो क्या करता हूँ पुट x इज इक्वल टू 9 इन f डबल डैश ऑफ x, तो देखो यहाँ पे f डबल डैश ऑफ x की जगह पे 9 लिख दो, और इक्वल टू तो x है ही नहीं, यानी कि -2 कांस्टेंट है, तो -2 रहेगा जो कि लेस देन 0 है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट गिवन वैल्यू ऑफ x क्या आ गया नेगेटिव आ गया, मतलब कि फंक्शन मैक्सिमा है। तो आप लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन लेंथ x इज इक्वल टू कितना रहेगा 9 एंड ब्रेड्थ y इज इक्वल टू कितना होगा, देखो y यहाँ से मिल जाएगा आपको, y इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स है फ्रॉम इक्वेशन 1 में, तो y इज इक्वल टू 18 माइनस 9 दैट मीन्स 9, y इक्वल टू 9। तो आप फाइनल आंसर लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन इट्स लेंथ इज 9 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज ऑल्सो 9 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर आप लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन इट्स लेंथ इज 9 सेंटीमीटर एज वेल एज ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ऑल्सो 9 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया है 4 मार्क्स के लिए। सो एक्सरसाइज 4.3 जो कि बेस्ड ऑन था मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर, मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है विथ फुल कॉन्सेप्ट। तो अब जस्ट आपका बचा हुआ है एक्सरसाइज 4.4। अब मैं एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करूंगा, बट एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करने के पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूले है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। फर्स्ट इसमें देखो कॉन्सेप्ट आपको दिया है डिमांड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट है डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन। तो ऑलवेज रिमेंबर डिमांड इज ऑलवेज द फंक्शन ऑफ प्राइस, और डिमांड को हम ऐसे लिखते हैं डी इक्वल टू एफ ऑफ पी, दिस वे। डिमांड इज ऑलवेज द फंक्शन ऑफ प्राइस होता है, ठीक है, वे डी इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड पी इज द प्राइस पर यूनिट। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं मार्जिनल डिमांड। देखो मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल डिमांड, तो मार्जिनल डिमांड आप ध्यान में रखो, जब भी डिमांड का हम डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस तो उसे हम बोलते हैं मार्जिनल डिमांड। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, डी डी अपॉन डी पी, या इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो मार्जिनल डिमांड को डी सफिक्स में एम लिख सकते हैं हम लोग, मार्जिनल डिमांड। तो मार्जिनल डिमांड का मीनिंग होता है डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस। मार्जिनल डिमांड का मीनिंग होता है डेरिवेटिव ऑफ डिमांड फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस। तो जो भी आपको डिमांड फंक्शन दिया है, अगर हम उसे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस तो वो हो जाता है मार्जिनल डिमांड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो आता है थर्ड वन, जिसे हम बोलते हैं सप्लाई फंक्शन, ठीक है, सप्लाई फंक्शन होता है।
सप्लाई फंक्शन। तो सप्लाई फंक्शन इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ प्राइस होता है। S इज इक्वल टू एफ ऑफ ई, सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। उसके बाद देखो कॉन्सेप्ट है मार्जिनल सप्लाई। मार्जिनल सप्लाई होता है, तो मार्जिनल सप्लाई में सेम थिंग, जहां भी वर्ड आएगा मार्जिनल उसका मीनिंग आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव ऑफ सप्लाई विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस इज कॉल्ड एज मार्जिनल सप्लाई। तो हम इसे लिखेंगे ds अपॉन dp, या इसको आप लिख सकते हो सप्लाई को s और यहाँ पे सफिक्स में m, मार्जिनल सप्लाई। नेक्स्ट देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिफ्थ वन, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन है, या इसे आप बोलो टोटल कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वेयर x इज द नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड या डिमांडेड या सोल्ड, जो भी हो सकता है यहाँ पे। तो कॉस्ट इज द ऑलवेज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, क्वांटिटी कम होगा तो कॉस्ट भी कम होगा। सो टोटल कॉस्ट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी वर्ड आएगा मार्जिनल, तो मार्जिनल का मतलब होता है हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो मार्जिनल कॉस्ट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी, यानी कि DC अपॉन DX। डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी इज नोन एज द मार्जिनल कॉस्ट, और इसको हम DC अपॉन DX लिखें या फिर C लिख के यहाँ पे सफिक्स में M लिख सकते हैं। इसका मीनिंग होता है मार्जिनल कॉस्ट। सेवेंथ कॉन्सेप्ट देखो, जिसे हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। हाँ, एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। तो एवरेज कॉस्ट का मीनिंग होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो एवरेज कॉस्ट को हम लिख सकते हैं AC लिखो, या फिर C सफिक्स A से लिख सकते हैं, और फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, आप ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे रेवेन्यू। रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू का हम फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल होता है प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो R इक्वल टू P इंटू एक्स, वेयर X इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड P इज द प्राइस पर यूनिट। तो टोटल रेवेन्यू इज गिवन बाय R इज इक्वल टू P इंटू एक्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो R इज इक्वल टू P इंटू D, वेयर P इज द प्राइस पर यूनिट and D is the quantity demanded. Next concept है average revenue. Ninth one is average revenue. देखते हैं एवरेज रेवेन्यू क्या है। तो एवरेज रेवेन्यू को हम देखो R सफिक्स A से लिखते हैं। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू, यानी कि R डिवाइड बाय क्वांटिटी यानी कि D, और R इज इक्वल टू क्या होता है P मल्टीप्लाइड बाय D एंड डिवाइड बाय D कैंसिल, आपको मिलेगा प्राइस। तो ऑलवेज रिमेंबर एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस पर यूनिट, सेम होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कैसे देखो हम लिखते हैं यहाँ पर, फॉर्मूला इसका टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो अगर रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट से तो प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू कम है अगर कॉस्ट से तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला याद रखो, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, R माइनस C। कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं ईटा। ईटा या उसको N लिखो सिंपली आप, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नोटेशन है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है माइनस P अपॉन D इंटू DD अपॉन DP, ये फॉर्मूला होता है। दैट मीन्स अगर आपको डिमांड फंक्शन दिया है और अगर आपको प्राइस का वैल्यू पता है तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू होता है माइनस P अपॉन D। P मतलब होता है प्राइस जो कि गिवन रहेगा, D जो वो डिमांड फंक्शन रहेगा, एंड DD अपॉन DP क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस है। डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू मिल जाएगा। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं MPC। MPC का मतलब होता है मार्जिनल
प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। एमपीसी का मीनिंग होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा इफ ईसी बी द एक्सपेंडिचर कंजम्पशन, ठीक है, इफ ईसी बी द एक्सपेंडिचर कंजम्पशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है, ऑफ अ पर्सन विथ इनकम, सपोज हमने एक्स ले लिया, इफ ईसी इज द एक्सपेंडिचर कंजम्पशन ऑफ अ पर्सन विथ इनकम एक्स, देन एमपीसी marginal propensity to consume is given by DEC upon DX। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। PC इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेंडिचर कंजम्पशन विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी। MPC इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेंडिचर कंजम्पशन विथ रेस्पेक्ट टू इनकम एक्स। तो फॉर्मूला याद रखो, MPC इक्वल टू DEC अपॉन DX। सिंपली याद रखो, जहां भी वर्ड आएगा मार्जिनल मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो गया आपका MPC का फॉर्मूला। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है APC का, ठीक है, APC। तो APC का मीनिंग होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो इसका भी फॉर्मूला होता है APC इज इक्वल टू होता है EC डिवाइड बाय X। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम। ध्यान में रखो आप। अब नेक्स्ट देखो, हमारे पास कॉन्सेप्ट है जो कि हम बोलते हैं MPS, ठीक है, MPS। MPS का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ S इज द सेविंग, इफ S इज द सेविंग ऑफ अ पर्सन, if S is the saving of a person with income X, if S is the saving of a person with income X, then MPC, then MPS is given by, MPS is given by। तो देखो MPS का फॉर्मूला होता है DS अपॉन DX, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू होता है डेरिवेटिव ऑफ सेविंग विथ रेस्पेक्ट टू इनकम एक्स। तो MPC इक्वल टू DS अपॉन DX। एक और कॉन्सेप्ट है, तो MPS इज इक्वल टू DS अपॉन DX। एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं APS। तो देखो APS का मीनिंग होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ध्यान में रखो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो APS का फॉर्मूला सिंपल है, APS इज इक्वल टू टोटल सेविंग डिवाइड बाय टोटल इनकम। तो S अपॉन X से आपको मिल जाएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। उसके बाद हमारे पास देखो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू होता है 1। ये ध्यान रखना है आपको, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1 आता है। ये ध्यान में रखो आप। और दूसरा एक फॉर्मूला हमारे पास है APC, APC प्लस APS इज ऑल्सो इक्वल टू 1। दैट मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। यार आपको MPC मिल गया है तो आप MPS निकाल सकते हो 1 माइनस MPC करके। एग्जैक्टली सेम वे अगर आपको APC पता है तो आप APS निकाल सकते हो 1 माइनस APC करके। तो ये जो दोनों फॉर्मूला मैंने आपको दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सम्स को सॉल्व करने के लिए, तो ये आप एकदम लर्न कर लो। सो एक्सरसाइज 4.4 से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, यानी कि जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं 4.4 में, उससे रिलेटेड मैंने आपको ऑल कॉन्सेप्ट जितने भी फॉर्मूले थे सब मैंने आपको दे दिया है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्रू दिस वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर सीरीज। सो एक्सरसाइज 4.4 का देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी एट प्राइस इज गिवन एज D इक्वल टू 40 माइनस 5P अपॉन 8। चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आपको चेक करना है कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बहुत ही आसान है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो चेक करने के लिए हमें जस्ट उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देना है। सो देखो हमें फंक्शन क्या दिया है, डिमांड फंक्शन D इक्वल टू है 40 माइनस 5P डिवाइड बाई 8।
तो जो डिमांड फंक्शन है डी, वो देखो प्राइस का फंक्शन है, बिकॉज डी इक्वल को इन टर्म्स ऑफ पी लिखा हुआ है। तो इन टर्म्स ऑफ पी लिखा है यानी हम डिमांड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस पी, तो ये हो जाएगा आपका डी डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू 40 क्या है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस पी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू पी 1 होता है, तो ये 5/8 पी से मल्टीप्लाइड है, 5/8 वैसे ही रहेगा, और p का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू p1 आएगा। तो देखो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, dd अपॉन dp इज इक्वल टू -5/8 मिल रहा है, और -5/8 ये नेगेटिव वैल्यू है यानी कि लेस देन 0 है। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, देखो हमें यहाँ पे मिल गया है dd अपॉन dp इज लेस देन 0, और आपको पता है कि जब डेरिवेटिव का वैल्यू लेस देन 0 आता है यानी कि नेगेटिव वैल्यू आता है तो फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिमांड फंक्शन इज डिक्रीजिंग, therefore demand function is decreasing। तो आपको वही जस्ट चेक करना था कि चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो हमने चेक कर लिया फंक्शन डिक्रीजिंग है, सम सॉल्व हो गया। इक्वेशन 5 देखो हमें दिया है यहाँ पे, फॉर मैन्युफैक्चरिंग x यूनिट्स लेबर कॉस्ट इज 150 माइनस 54x एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट इज x²। प्राइस ऑफ ईच यूनिट इज आपको दिया है p इक्वल टू 10,800 माइनस 4x²। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, दो सब क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला है टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, तो हमें टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग बताना है और x का वैल्यू क्या आएगा। तो बहुत ही आसान है, सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट फंक्शन लिखेंगे। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट को देखो हम C लिखते हैं, कैपिटल C से हम टोटल कॉस्ट को लिखते हैं, बट यहाँ पे दो टाइप का कॉस्ट आपको दिया है। पहला तो आपको दिया है लेबर कॉस्ट इज इतना है एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट देखो x² है। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका देखो लेबर कॉस्ट प्लस लिखोगे आप प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो जितने भी टाइप का कॉस्ट दिया रहेगा ना सबको ऐड कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिलता है। तो टोटल कॉस्ट C इक्वल टू लेबर कॉस्ट हमें देखो कितना दिया है 150 माइनस 54x प्लस इसमें ऐड आपको करना है प्रोसेसिंग कॉस्ट जो कि है x², ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। अब क्वेश्चन देखो आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। तो कॉस्ट को डिक्रीजिंग बताना है और x का वैल्यू निकालना है। तो जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रहेगा आपको पता है हमें एक बार उसे डिफरेंशिएट कर लेना है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। तो ये हो जाएगा आपका dc अपॉन dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स है सबका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। 150 का 0 होता है माइनस 54x का डेरिवेटिव 54 हो जाएगा और x² का आपको मालूम है 2x हो जाएगा। तो हमें देखो यहाँ से क्या मिलेगा dc अपॉन dx इज इक्वल टू -54 प्लस देखो 2x मिलेगा, ठीक है, -54 प्लस 2x। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग दिया है क्वेश्चन में, सिंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन मीन्स यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन है, सिंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग देयरफॉर dc अपॉन dx क्या हो जाएगा लेस देन 0। तो जब भी फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा उसका डेरिवेटिव ऑलवेज लेस देन 0 होगा। और dc अपॉन dx का वैल्यू देखो आपको मिला है यहाँ पे -54 मिला है प्लस 2x और ये देखो लेस देन 0 होगा। ऑलवेज रिमेंबर जब भी इनइक्वालिटी आएगा लेस देन मोर देन आएगा तो जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हम उसे हम दूसरे साइड में शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका 2x रहेगा लेस देन -54 वहाँ पर जाएगा तो +54 हो जाएगा। हमें x का वैल्यू चाहिए तो x लेस देन और ये देखो 54 है 2 मल्टीप्लाइड है यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा तो x लेस देन कितना हो गया देखो आपका 27 हो गया। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना होगा देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, व्हेन
क्वांटिटी x इज लेस देन 27। ये आपका फाइनल आंसर हो गया फर्स्ट सब क्वेश्चन का। अब देखो सेकंड सब क्वेश्चन क्या दिया है, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो रेवेन्यू को इंक्रीजिंग बताना है, यानी कि अब आपको निकालना होगा रेवेन्यू फंक्शन। तो उसका भी हमारे पास फॉर्मूला है। देखो सेकंड सब क्वेश्चन है, रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी यहाँ पर x है, ये हो जाएगा देखो आपका R इज इक्वल टू, प्राइस आपको दिया है, देखो यहाँ पे प्राइस पर यूनिट इज P इक्वल टू दिया है 10,800 माइनस 4x स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखोगे 10,800 माइनस 4x स्क्वायर, ये प्राइस है, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर x आएगा। सिंप्लीफाई करते देखते क्या आता है यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन। तो रेवेन्यू इज इक्वल टू 10,800 माइनस 4x स्क्वायर से ब्रैकेट को ओपन करो, यानी कि x से मल्टीप्लाई करो। तो x मल्टीप्लाइड बाय 10,800, ये हो जाएगा 10,800 इंटू x, और माइनस ये देखो 4x स्क्वायर है, उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। सो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा देखो हमारा dr अपॉन dx इज इक्वल टू 10,800 मल्टीप्लाइड बाई x है। तो 10,800 x से मल्टीप्लाइड है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 10,800 वैसे ही रहता है, और x का डेरिवेटिव आता है 1, यानी कि आपको मिल जाएगा 10,800 माइनस 4 वैसे ही रहेगा, और x रेज टू 3 का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 4 3 12 x स्क्वायर मिल जाएगा दिस से। तो ये हो गया हमारा dr अपॉन dx हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग दिया है पहले से, तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, ठीक है, पहले से दिया है। तो जब फंक्शन इंक्रीजिंग दिया रहेगा इट मीन्स इसका डेरिवेटिव मोर देन 0 रहेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर dr अपॉन dx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब जहाँ पे dr अपॉन dx है उसके प्लेस पे ये लिख देंगे हम लोग। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10,800 माइनस 12x स्क्वायर एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। रूल आपको पता है, जो नेगेटिव वैल्यू है उसको दूसरे साइड में शिफ्ट कर लो। तो ये 10,800 ग्रेटर देन, माइनस वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, देखो आपका 12x स्क्वायर, 12 से ला करके डिवाइड कर दो। तो ये 10,800 डिवाइड बाई 12 ग्रेटर देन x स्क्वायर, देखते क्या आता है डिवाइड करके। 12 का टेबल करोगे तो 12 9 108 होता है, 900 ग्रेटर देन x स्क्वायर। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 900 का स्क्वायर रूट आएगा 30 ग्रेटर देन x आएगा। आपको आंसर मिल गया है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x लेस देन 30। तो फाइनल आंसर आप नीचे लिखोगे टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग इफ क्वांटिटी x इज लेस देन 30। ये फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में 7 देखो, यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द प्राइस इफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज 28 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 3। तो जो गिवन थिंग है पहले मैं वो लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे फाइंड द प्राइस हमें निकालने के लिए बोल रहा है, P निकालना है। इफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज 28, तो मार्जिनल रेवेन्यू को हम R सफिक्स M लिखते हैं। ये देखो 28 दिया हुआ है, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि ईटा हम देखो 3 यहाँ पे लिख रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि मार्जिनल रेवेन्यू RM इज इक्वल टू होता है प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये फॉर्मूला है। प्राइस को हम एवरेज रेवेन्यू यानी कि R सफिक्स A भी लिख सकते हैं। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। मार्जिनल रेवेन्यू देखो हमें यहाँ पे 28 दिया हुआ है, प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज रहेगा 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखो हमें 3 दिया हुआ है। ये हो जाएगा 28 इज इक्वल टू प्राइस, ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, तो कितना हो जाएगा देखो ये 28 इज इक्वल टू प्राइस ब्रैकेट में 3 माइनस 1 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा ये। और जस्ट सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पर देखो ये 28 है, 3 यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पर आकर के वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे आकर के डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे प्राइस बचेगा। 28 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 और 2 4 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू P। तो देखो प्राइस कितना आएगा, 14 3 42, ये हमारा आंसर आएगा। बहुत ही आसान है, सॉल्व हो गया ये। नाउ सी देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ द डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय D इक्वल टू 50 माइनस 3P माइनस P स्क्वायर, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ
प्राइस इज 5 रुपीज़ हमें यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत ही आसान है। जब भी आपको डिमांड फंक्शन दिया रहेगा और आपको पूछा रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और आपको प्राइस भी दिया रहेगा, बहुत ही सिंपल है। जो डिमांड फंक्शन है सबसे पहले हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस पी। तो स्टार्ट कर देखो हम इसका सॉल्यूशन। तो देखो डिमांड फंक्शन आपको दिया है d इज इक्वल टू 50 माइनस 3p और यहाँ पर देखो माइनस पी स्क्वायर दिया है। तो डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग इसको। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू p, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू p आएगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका dd अपॉन dp इज इक्वल टू 50 का डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस 3p का डेरिवेटिव माइनस 3 आएगा और माइनस पी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2p आ जाएगा। यानी कि हमें क्या मिलेगा, dd अपॉन dp इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2p। ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस p। बट क्वेश्चन है फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमारे पास फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, सिंस ईटा इज इक्वल टू होता है माइनस पी अपॉन डी मल्टीप्लाइड बाय डी डी अपॉन डी पी। ये फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो वैल्यू में देखो सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस पी को वैसे रखता हूँ डी, डी का मतलब यहाँ पे डिमांड फंक्शन जो कि दिया है 50 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर। तो लिख दो यहाँ पे 50 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर, ये डिमांड फंक्शन है। और देखो मल्टीप्लाइड बाय डी डी अपॉन डी पी। तो डी डी अपॉन डी पी हमने निकाला है माइनस 3 माइनस 2p। तो राइट हियर माइनस 3 माइनस 2p। ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जस्ट आपको प्राइस p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो p का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन प्राइस इज 5 रुपीज़, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस पी के प्लेस पे 5 लिख दो, जहाँ जहाँ भी p है वहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट कर दो। माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय p का वैल्यू 5, ठीक है, माइनस p का वैल्यू देखो 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय p का वैल्यू 5। सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या सॉल्यूशन मिलता है। माइनस 5 डिवाइड बाय ये देखो 50 माइनस 5 3 कितना हो जाएगा 15 माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय देखो ये माइनस 3 माइनस 5 2 हो जाएगा ये 10। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 माइनस 10 न्यूमरेटर में है तो वो माइनस 13 हो जाएगा। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाइड बाय माइनस 13 डिवाइड बाय 50 माइनस 25 करोगे तो 25 आएगा और 25 में से 15 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 10, या सिंपली 50 में से 15 को माइनस करो 35 मिलेगा। 35 में से 25 को माइनस किया तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा देखो 10। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखो माइनस इंटू माइनस के तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 13 डिवाइड बाय 10। कैंसिलेशन कर सकते हैं हम लोग, 5 1 जा 5 2 जा, 13 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 6.5 मिलेगा। तो आप लिखोगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 6.5, मोर देन 1 है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। बहुत ही आसान है बच्चों, सॉल्व हो गया है। यहाँ पर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा का वैल्यू 6.5 मिला है। तो आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, हमें यहाँ पे जो n का वैल्यू मिला है 6.5, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 6.5 है जो कि मोर देन 1 है। तो आप लिखोगे देयरफॉर डिमांड इज इलास्टिक, लिख सकते हो डिमांड इज इलास्टिक। यानी कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू मोर देन 1 मिलेगा देन डिमांड इज इलास्टिक। इतना आप कमेंट लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 4 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार बोर्ड एग्जामिनेशन में ये टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस। आपको टर्म्स का मतलब तो पता ही है। एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीएस का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड एपीएस का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। बहुत ही आसान है, सिंपल फॉर्मूले से हमें सॉल्यूशन देखो मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे दिया है इफ द एक्सपेंडिचर ईसी ऑफ अ पर्सन विथ इनकम आई इज गिवन एज, ईसी जो है एक्सपेंडिचर कंजम्पशन है किसी पर्सन का, और यहाँ पे देखो दिया 0.003 इंटू आई स्क्वायर प्लस 0.075 इंटू आई, और यहाँ पे आई क्या है, इनकम है जो कि हमें दिया हुआ है 1000। तो जब भी इनकम 1000 रहेगा तो हमें एमपीसी, एमपीएस, एपीसी और एपीएस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम एमपीएस फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत ही आसान है, देखो
एक्सपेंडिचर कंजम्पशन आपको दिया है 0.003 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर आई स्क्वायर है प्लस 0.075 मल्टीप्लाइड बाय आई है। ये हमें दिया है एक्सपेंडिचर कंजम्पशन का एक्सप्रेशन दिया है, फंक्शन दिया हुआ है। अगर हमें एमपीसी निकालना है यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो हम एक्सपेंडिचर कंजम्पशन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू इनकम आई। तो इनकम अगर एक्स दिया रहेगा तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, इनकम अगर आई दिया रहेगा तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आई हमें करना होगा। तो यहाँ पर देखो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ पर देखो आई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका डी ई सी डिवाइड बाय डी आई इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में दो टर्म से दोनों भी डिफरेंशिएट होगा। ये देखो आपका 0.003 ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड है, ऐसे ही रहेगा। आई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2i हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है वैसे ही आई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2i प्लस 0.075 कोएफिशिएंट वैसे ही रहेगा। i का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू i हो जाएगा 1, जैसे x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है। देखो ये हो जाएगा आपका डी ई सी डिवाइड बाय डी आई इज इक्वल टू 0.003 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.003 2 6 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाइड बाय आई ऐसे ही रहेगा प्लस ये 0.075 आपका एज इट इज रहेगा। तो डी ई सी अपॉन डी आई को हम लिखते हैं एम पी सी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कितना हो गया ये 0.006 आई है प्लस है यहाँ पर 0.075 दिस वे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है जो कि हमें दिया हुआ है 1000। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा व्हेन I इज इक्वल टू 1000। देखते हैं एमपीसी का वैल्यू कितना आता है 0.006। I के प्लेस पे आप क्या लिखोगे 0.006 मल्टीप्लाइड बाय I के प्लेस पे लिखना है 1000 और ये प्लस 0.075 एज इट रहेगा। डू द मल्टीप्लीकेशन। देखो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो डेसिमल जो है आपका राइट साइड में 3 डिजिट शिफ्ट हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 000। डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट होगा तो आपको देखो यहाँ मिलेगा 6 मिलेगा, यानी आप इसे और ये प्लस जो है आपका 0.075 एज इट इज रहेगा। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आपका डेसिमल देखो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 0.6 प्लस 0.075। हम इसे ऐड करेंगे, देखते कितना आता है। तो ऐड करोगे तो 0.6 और ये देखो 0 तो 6 और ये 75 आ जाएगा। ये हो गया आपका MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका आंसर आ गया है 0.675। MPC मिल गया तो हमें MPS बहुत इजीली मिल जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला है सिंस MPC प्लस MPS ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, फॉर्मूला है। अब यहाँ से हमें देखो MPS मिल जाएगा, हम लिखेंगे MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC। ये हो जाएगा देखो आपका MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC कितना है 0.675 है। अब देखो सब्ट्रैक्शन आपको करना होगा, मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके बताता हूँ। 1.000 लिख दो, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.675। देखते कितना आता है। 0 में से 5 नहीं जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, 9 माइनस 6 देखो 3 हो जाएगा, 0.325 मिलेगा यहाँ पे आंसर। तो लिख दो 0.325। ये हो गया हमारा MPS हो गया दिस वे। MPC हो गया, MPS हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है APC और APS। फाइंड आउट करेंगे APC, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे APS। तो APC का देखो फॉर्मूला है APC इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम आय। तो देखते हैं APC क्या आता है। एक्सपेंडिचर कंजम्पशन देखो आपको ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 0.003 और यहाँ पर देखो है आई स्क्वायर है एंड देन दिस प्लस 0.075 मल्टीप्लाइड बाय ये देखो आई है। ठीक है, और टोटल डिवाइड बाय क्या करना है आपको, इनकम आई से डिवाइड करना है।
ठीक है। तो न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर APC इज इक्वल टू, दो टर्म है, दोनों भी टर्म्स में I कॉमन है, तो I कॉमन लेकर के I से कैंसिल कर देंगे। तो जब भी आप I से कैंसिल करोगे ना तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 0.003 बचेगा और मल्टीप्लाइड बाई देखो यहाँ पे 1I बचेगा, प्लस ये I 1I कैंसिल हो गया है तो 0.075 बचेगा। आपको समझा रहेगा मैंने क्या किया। यहाँ पर देखो I स्क्वायर है, अगर मैंने I से डिवाइड किया तो 1I कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी I है, मैंने I से डिवाइड किया तो I कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको। अब सिंपली क्या करना, I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जो कि है 1000, तो लिखोगे APC इज इक्वल टू 0.003 मल्टीप्लाइड बाय आएगा ये 1000 और प्लस है 0.075। देखते क्या आता है। 0.003 में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 3 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा ये 0.3 प्लस 0.075, तो ऐड करेंगे तो 0.375 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे APC इज इक्वल टू 0.375। देखो APC हमें मिल गया है। अब लास्ट पार्ट है APS, तो हमारे पास फॉर्मूला है APC प्लस APS इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है। तो यहाँ से देखो आपको APS क्या मिलेगा, APS इक्वल टू 1 माइनस APC मिल जाएगा। तो APS इज इक्वल टू 1 माइनस APC कितना मिला है 0.375 हो जाएगा। देखो आपका APS इज इक्वल टू 1 में से 0.375 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.625। सब्ट्रैक्शन करके आप देख लो, यही आंसर आपको मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आता है तो इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही इजी है, आराम से सॉल्यूशन आपको मिलेगा इसका। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है फॉर योर अपकमिंग HSC 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं नेक्स्ट यानी कि न्यू चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा इसे लाइक जरूर करना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।